प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब होगा कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। 6 नवंबर के अपने टॉपिक्स को जरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिटी की एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई थोड़ी सी, उस पर बात की थी। वी स्टडीड अबाउट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एंड इस रिपोर्ट को IQ एयर प्रेजेंट करता है। इसमें PM 2.5 को लेकर के खासकर फोकस किया गया था। एंड वर्ल्ड वाइड जो डेली इकोनॉमिक कॉस्ट लगती है वो 8 बिलियन के आसपास लगती है। तो ग्लोबल जो वर्ल्ड GDP होता है, जो ग्लोबल GDP होता है ना, ग्लोबल GDP नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड प्रोडक्ट जो होता है, जो जैसे इंडिया का GDP होता है वैसे ग्लोबल लेवल पे उसको बोलते हैं GWP, उसका 8 बिलियन लगता है। 2.5 को मेजर करने के लिए सर्वे किया गया था एंड 2.5 में सल्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, ब्लैक कार्बन, अमोनियम होता है। उसके अलावा इसमें डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, वाइल्ड फायर के भी कंट्रीब्यूशन होता है। इंडिया की अगर बात करते तो इंडिया में जो टॉप 15 पॉल्यूटेड सिटीज़ है उसमें से 11 इंडिया में आती हैं। एंड इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी है। हमारा प्लान है 2024 तक इसमें 20 से 30% तक का PM कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। कुछ हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, BS6 व्हीकल्स पे चले गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, OD1 पॉलिसी, टर्बो हैप्पी सीडर है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए गए इंडिया के द्वारा। WHO की 4 पिलर स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोग यूज़ करके, हमारा एक रेजोल्यूशन था, हम लोग एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टडीड अबाउट NHRC ह्यूमन राइट्स को लेकर के इंडिया में एक बॉडी है। 1993 में एक एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया था। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, 6 मेंबर की कमेटी होती है, 70 साल तक का इनका टेन्योर हो सकता है, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं, सिविल कोर्ट की इनके पास पावर होती है, इनकी रिकमेंडेशन जो होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। देन हम लोगों ने दलित्स को लेकर के बात की थी, SC/ST एक्ट के बारे में, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14-15 के अंदर। 1989 का ये एक्ट होता है और 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए थे, 2018 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। वैक्सीन ट्रायल को लेकर के इबोला वायरस में हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बात की थी। इबोला वायरस के 1976 में जनरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसको पाया गया था और ये जूनोटिक डिजीज़ है, ये जानवरों से इंसानों में भी आ सकता है। सिम्टम्स की बात करते हो मसल फटीग, फीवर वगैरह होता है और इसमें हेमरेजिक फीवर हो जाता है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। वैक्सीन की बात करें तो आरवेबो करके है, वो थोड़ी सी हाईली इफेक्टिव रही है, लेकिन राइट नाउ ऐसी कोई अप्रूवल वाली वैक्सीन हमारे पास इसकी नहीं है प्रॉपरली। तो यूनेस्को ने कहा था कि जो हेरिटेज ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्टिंग वगैरह जो है काफ़ी स्टार्ट हो चुका है। देन वी स्टडीड अबाउट कि यूनेस्को क्या होता है ना, और UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसका पार्ट है ये। इसको 193 मेंबर्स हैं, इसके पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है, 1972 का कन्वेंशन था और 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, मिक्स हेरिटेज। इंडिया में एग्जाम्पल याद रखना कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो मिक्स हेरिटेज का पार्ट बनता है। चाइल्ड मैरिज को लेकर के इंडिया ने क्या प्लानिंग की हुई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का हम लोगों ने डेटा स्टडी किया था और लोवेस्ट ये चीज़ जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी, बट अगर हाईएस्ट की बात करें वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर चाइल्ड मैरिजेस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट ने इसको प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम एज डिफाइन की हुई थी हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह के अंदर, एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। फिर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, वहाँ पर भी 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की है। चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन के लिए एक्ट भी लाया गया था और उसमें वही 18-21 साल वाली बात की गई थी। इंडिया के द्वारा और भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे। आर्टिकल 16 कहीं ना कहीं फॉरबिड करता है चाइल्ड मैरिज को। 2 चीता जो थे वो कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किए गए थे। हमारे पास टोटल 8 चीता आए थे। कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर कूनो रिवर फ्लो करती है। एंड कुछ रीजंस थे कि इसमें लाने का कि यहाँ का इकोसिस्टम अच्छा था, यहाँ पर बाकी जो 4 बिग कैट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं
फिर चीता की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड जो देखे तो बहुत कम चीता रह गए हैं, और हम लोगों ने अफ्रीका से इसलिए लेके आए क्योंकि ईरान में ऑलरेडी 100 ही बचे थे, तो लेके तो हमको ईरान वाले आना था, बट वहाँ पर 100 बचे थे और यहाँ पर अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती। चीता और भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अभी आगे। एक क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल पता चला है जो कि 1600 लाइट ईयर्स अवे ही है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो एक साल में कितना ट्रेवल करती है, और लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब उसको कैलकुलेट कर लोगे वो एक साल में कितना करेगी, यानी कि 9 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास तक वो एक साल में ट्रेवल करती है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? स्पेस में एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जब कोई स्टार वगैरह डाई करता है तो अपने आप में कोलैप्स कर जाता है। एंड यूनिवर्स के बिगिनिंग से इनकी बात की जाती है। टाइप ऑफ ब्लैक होल देखे थे, बस थोड़ा बहुत एक हल्का सा मैंने आपको आउटलुक दे दिया कि हम लोगों ने कल क्या कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज के हम अपने सारे हेडलाइंस को एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने किया था दिल्ली में एयर क्वालिटी का, स्टबल बर्निंग हम लोगों ने कवर किया था एक दिन, और येस्टरडे हम लोगों ने एयर क्वालिटी के जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बात की थी। COP27 का जो एजेंडा है ये अभी आएगा और ये स्टार्ट हो चुका है नवंबर 7 से इजिप्ट में, एंड इंडिया की तरफ से भी ओपनिंग वगैरह हो चुकी है। अभी डिटेल में आता रहेगा, पूरे 2 सप्ताह तक ये चलता है, पूरा समिट वगैरह एवरीथिंग जो भी होगा पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छी सी रिपोर्ट बन के आएगी, उसको हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। रॉयल ब्लैक इंक का टॉपिक है हमारा, ये भी देखते हैं आज की डेट में। देन वी हैव दिस स्टबल बर्निंग, अगेन हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था। देखो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मैं आपको याद दिला रहा हूँ बार बार, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। येस वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, ये हम लोग कवर करेंगे आज की डेट में। देखो केरला गवर्नर वाला फिर से अभी भी चल रहा है ये, हम लोगों ने केरला और तमिलनाडु गवर्नर दोनों के टॉपिक एक साथ कवर किए थे ना, ये अभी तक चले जा रहा है। एडिटोरियल में देखें तो ब्राज़ील की डेमोक्रेसी की बात की थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात के इलेक्शन की इंटरनल बातें चल रही हैं, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक डेफिसिट पाकिस्तान का चल रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्किटेक्चर प्रोफेशन नीड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आर्किटेक्चर एक्ट के बारे में, नॉट रिलेवेंट टू UPSC एग्जाम, तो वी विल हैव टू इग्नोर दिस पार्ट। देन म्यांमार के अंदर जो इमरजेंसी वगैरह की बात थी, वॉयलेंस वगैरह हो रहा था, और ये मदरसाज का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये टॉपिक अगर आप चाहो ना तो पढ़ सकते हो, बट ना इसके ऊपर भी अभी बहुत सारे आउटकम्स आने ज़रूरी हैं। तो कुछ टॉपिक्स की अपने ऐसे लिस्ट बनाते चलो कि इनका एग्जाम से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा फाइनल आउटकम क्या निकल रहा है। तो मदरसाज वगैरह में काफ़ी कुछ चेंजेस किए जा रहे थे, गवर्नमेंट के क्लेम थे कि सर्वे किया गया था और मदरसा के स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना वो लेस कन्विंसिंग रहे हैं पहले ज़्यादा, तो गवर्नमेंट वहाँ पर खासकर यूपी के अंदर ये चीज़ की जा रही है। बट अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर आपको पता होगा आप इसे कैसे कवर करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिविल सर्विस एग्जाम, टिल नाउ दिस हैज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस। हाँ, इसमें ना अगर आपको इंपॉर्टेंट होगी ना तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वहाँ पर हमारे जो ये रिलीजियस राइट्स होते हैं, एजुकेशनल और कल्चरल प्रमोशन के राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ इसको आप थोड़ा बहुत काउंट कर सकते हैं। अदर देन दैट ये आप अभी के लिए इग्नोर किया जा सकता है। Then this topic we have is uniform civil code वाला topic है। This topic we have already covered. I have highlighted this complete editorial. We have covered this topic once and within just 1 week. So probably इसको मैंने highlight कर दिया. I'll be putting this in the PDF. So you don't need to go through this topic today. The only thing that you can study is about Dr. Ambedkar's statement. ये आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ये PDF में आप देख लेना। सिर्फ इतना याद कर लोगे ना, I think that will be enough. डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या स्टैंड लिया था UCC पर। देन वी हैव दिस टॉपिक ब्रिंग बैक ओल्ड पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है, तो उसमें हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानेंगे, अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे क्या चीज़ होती है। एक ही टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। तो ईडी ने कुछ चाइना लिंक इसमें कंसिडर किया था। अब यहाँ पर ईडी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट ये ऑनलाइन गेमिंग जो होता है ना ये भी कवर करेंगे। ये राइट नाउ इसमें बहुत डिटेल में नहीं था तो इतना कनेक्शन बन नहीं पा रहा था, बट कहीं ना कहीं हमारा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना वहाँ से कनेक्शन करता है। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ टेररिज्म से वहाँ छोटे छोटे लिंक्स मिल जाते हैं, बट और FDI से थोड़ा कनेक्शन बनता है। तो GS3 का सेगमेंट यहाँ ज़्यादा मिलेगा। विल कवर दिस जब ये बहुत डिटेल में आएगा तब, और ये आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट करना है। देखो मैंने कहा था ना, जब एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने एडिटोरियल में, ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये भी आएगा। अगेन ये बांग्लादेशी नेशनल्स को लेकर के कुछ अलर्ट है, ये CAA से कनेक्ट करता है। CAA भी हम लोगों ने इस लास्ट वीक में ही कवर किया था। देन वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नोटा को लेकर के। तो नोटा के बारे में जानेंगे, नोटा का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है इंडिया में। फिर अगेन UCC को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, वो एडिटोरियल में कहूँगा कि अभी ना पढ़ो तो भी ठीक है। मैंने जो PDF 3-4 दिन पहले हम लोगों ने कवर किया था उतना ही काफ़ी है, वही आपको UCC के बारे में पता होना चाहिए। और अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, बस उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नथिंग मोर देन दैट। शुगर के एक्सपोर्ट को लेकर के, शुगर एक्सपोर्ट डिटेल में कवर करेंगे। रशिया इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया, ये भी डिटेल में कवर करेंगे। स्नो लेपर्ड रिसेंटली कश्मीर में मिले थे थोड़े से, उसको डिटेल में कवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहा है कि जो
कैंपेन का जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो कैंडिडेट का, उसको 10,000 से कम करके 2,000 कर दिया जाए। तो ये भी प्रपोज किया गया है, इसलिए हम लोग इसको बस हाईलाइट की तरह ही देख रहे हैं, इसमें बहुत डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर COP27 अगेन, देखो कितना बार आ रहा है ये टॉपिक। बस ये है आज के हेडलाइंस। हमारा पहला टॉपिक है आज का, रॉयल ब्लैक पिंक सिटीज इंडेलिबल काली स्याही हैज़ रिटन रेम्स ऑफ हिस्ट्री इज़ अ फ्लोइंग ट्रेडिशन। तो इसमें हम लोगों को ना ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ये कच्छवा जो रूलर्स हुआ करते थे ना राजस्थान साइड के, उस ज़माने में काली स्याही चला करती थी और ये 250 साल तक के आसपास तक यूज़ होती थी। इसको जनरली जो फरमान्स होते थे ना, डिक्रीज होती हैं, यानी कि कोई ऑर्डर वगैरह नोटिफिकेशन पास करनी होती है, उन्हें लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये भी विश्वास था, ऐसा माना जाता था कि जो एविल पावर्स होती है ना, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए और प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका ना एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ना, वो है इसका प्रिपरेशन का मेथड। तो इसको प्रिपरेशन किया जाता था नो मून नाइट पे, यानी कि अमावस्या की जो रात होती है ना उस समय पर, और कुछ मंत्र वगैरह चैंट करके भी इसका प्रिपरेशन होता था। इसमें काजल का इस्तेमाल होता है, गोंद मतलब होता है जो वो ग्लू होता है ना जो पेड़ों से निकलता है, उसको गोंद बोलते हैं। और उसके बाद अलावा आसपास की जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे। अदर देन दिस इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड इसमें ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ओवरऑल ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं और अभी ये वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं जो स्टिल इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं एंड नाउ दे आर प्रमोटिंग, इसको यूरोप में ले जाकर के प्रमोट करने का उनका प्लान है पूरा। तो आपको जो अगर एग्ज़ाम में आएगा ना कुछ, तो उसमें इतना ही कुछ आएगा कि काली स्याही है वो कच्छवा रूलर्स की एंड वो तकरीबन मतलब उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और उसको नो मून नाइट पर प्रिपेयर किया जाता था। इन्हीं पॉइंट से कुछ ना कुछ बन सकता है। तो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है एंड GS1 में कोई प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका। मेंस में अगर कुछ करना ही होगा तो शायद आर्ट एंड कल्चर में ट्रेडिशनल आर्ट का, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह का या मटेरियल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी है इस इंडियन ब्लैक हनी एज अ वेस्टर्न घाट्स डिस्कवरी। अब हनी बी मतलब मधुमक्खी की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये रिसेंटली मिली है जो वेस्टर्न घाट्स है ना हमारे वहाँ पर। इसको ट्रेडिशनली हम बोलते हैं इंडियन ब्लैक हनी बी, मतलब भारतीय काली मधुमक्खी। वेस्टर्न घाट्स में स्पॉट की गई है एक नई स्पीशीज़, इसको वहाँ पर उस एरिया में डिस्कवर किया गया। अब इसमें प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें मेंस में कुछ भी नहीं बनेगा आपका। और आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन ब्लैक हनी बी है ये दे आर एक्चुअली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो। अब वेस्टर्न घाट्स क्या है वो तो आपको पता ही होगा, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इतनी ही इसकी रिक्वायरमेंट है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप फॉर द स्नो लेपर्ड इन कश्मीर। रिसेंटली जो कश्मीर का रीजन है ना, जोजिला वाला रीजन है, बलताल जोजिला रीजन है, वहाँ पर रिसेंटली स्नो लेपर्ड को स्पॉट किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का जो रीजन है, तो वहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगाए गए थे। तो उनका जनरली काम यही होता है कि वो एनिमल्स वगैरह की, फौना की जो मूवमेंट होता है उनको ट्रैक करता है। ये टॉपिक हमारे GS3 का है, एनवायरनमेंट सेक्शन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे मोस्टली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे होंगे जो आप शायद मेंस में कहीं एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। स्नो लेपर्ड है, लेपर्ड आपको पता होगा क्या होता है, और स्नो यानी कि जनरली जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पाया जाता है। और जो माउंटेनियस इकोसिस्टम होता है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंडिकेटर भी होता है। अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कल एक टॉपिक कवर किया था चीता वाला। चीता में भी हम लोगों ने बात की थी कि कुनो नेशनल पार्क में जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो वो वहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। हैबिटेट की बात करें तो ये अक्सर सेंट्रल और सदर्न एशिया उन्हीं रीजन्स में पाए जाएंगे। वेस्टर्न हिमालयज़ में हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। ईस्टर्न साइड में भी है उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो स्नो लेपर्ड कैपिटल जो वर्ल्ड की है वो हेमिस है, लद्दाख, ये आपको पता होना चाहिए। हेमिस नेशनल पार्क जो है बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, और यहाँ पर हमको स्नो लेपर्ड भी मिल जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड, तो ये IUCN के अंदर वल्नरेबल लिस्टेड होता है एंड उसके अलावा बेसिकली जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की लिस्ट होती है ना उसमें। अदर देन दिस साइट्स का अपेंडिक्स 1 है। अगर आप देखोगे आपके प्रीलिम्स के PYQ में आपको साइट्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। इंडियन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये शेड्यूल 1 में आता है। साथ में ये बता देता हूँ, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसमें रिसेंटली अमेंडमेंट किए गए थे। इसमें पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे और उसके बाद उनका चेंज के बाद 4 शेड्यूल कर दिए गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी है, वहाँ पर भी इसको कंजर्वेशन का स्टेटस दिया गया है। एंड दूसरे कुछ जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी इनको इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं।
इंडिया में स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। एक GSLEP है, ये 2013 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। इंडिया इसका पार्ट है। उसके अलावा हिमल संरक्षक, ये एक वॉलंटियर्स का प्रोग्राम है, कम्युनिटी प्रोग्राम है, अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च किया था। देखो रिसेंट की बात है। इसके अंडर भी स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन किया जाता है। 2019 में पहला नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन को लेकर के। देन सिक्योर हिमालयाज करके, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है ना, ये UNDP का है, ये ना फंडिंग करता है कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, तो इनकी फंडिंग आती है यहाँ से। उसके थ्रू सिक्योर हिमालय को फंडिंग मिलती है। देन ये तो बहुत पॉपुलर है 2009 का प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसी तरीके से है। देन स्नो लेपर्ड जो है ये 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, दार्जिलिंग में। इतनी छोटी छोटी ही बातें हैं और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपको मेंस में कुछ आंसर राइटिंग में रिक्वायरमेंट हो सकती है तो वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP का और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का। ये 2 पॉइंट आप एग्जाम्पल में कहीं यूज़ करना चाहो तो कर लेना, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपकी प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। We have this topic, sugar export may increase after production assessment। देखो शुगर जो है ना, चीनी, इसका प्रोडक्शन और फिर इसका एक्सपोर्ट मेजरली पिछले कुछ समय में ना बार बार ओपन एंड क्लोज किया जा रहा है। कभी इसके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी इसके एक्सपोर्ट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होती है ना, इसमें ना गवर्नमेंट ने पहले शुगर को ना एक क्लोज कैटेगरी में था, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में था। अब गवर्नमेंट ने ना कुछ टाइम पहले ही शुगर को ओपन कैटेगरी में पुट कर दिया था। इसका मतलब ये था कि जो एक्सपोर्ट होगा ना शुगर का, यानी कि जो निर्यात करना होगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक परमिशन के थ्रू ही होगा। और उसके लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ शुगर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 डिपार्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि शुगर का एक्सपोर्ट हमें कंट्रोल करना है या फिर नहीं करना। ये चेंजेस रिसेंटली किए गए थे कि इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से हटा करके ओपन कैटेगरी में रखा गया था। तो पहले इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन अलाउड नहीं थी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट में क्या रोल रहा है। इंडिया वर्ल्ड में शुगर का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील। एंड जनरली क्या होता है ना कि इंडिया में जो शुगर प्रोडक्शन की जाती है ना, उसका डोमेस्टिक कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 से 22 का जो सीज़न रहा है ना, इसमें एक्सपोर्ट हमारे पास अभी तक का हाईएस्ट रहा था, देखने को मिला था। इंडिया में शुगर इंडस्ट्री का स्टेटस की अगर बात करते हैं तो रूरल लाइवलीहुड को ही बहुत लार्जली इम्पैक्ट करता है और अराउंड 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इस इंडिया के एरिया में वो उनमें एनरोल्ड होते हैं। अगर हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटन की, कॉटन के बाद इंडिया में शुगर इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मेजरली यूपी है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये नॉर्थ रीजन में हो गए। अगर हम थोड़ा सदर्न साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हैं। सदर्न इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो इसके लिए बहुत सूटेबल होता है। अगर हम लोग इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसकी ग्रोथ कैसे रीजन में होती है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रेनफॉल, इसको 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। सॉइल की बात करें तो डीप, रिच, लॉमी सॉइल है। और इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, दैट इज़ महाराष्ट्र, देन यूपी एंड देन कर्नाटका। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जनरली इससे में ना आंसर हमको लगता है यूपी होगा क्योंकि वहाँ पर पूरा जो पेरेनियल रीजन है पूरा रिवर्स का गंगा वाला, और वहाँ पे प्रोडक्शन आपको बहुत देखने को मिलती है। बट इंडिया में महाराष्ट्र में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। शुगर के प्रोडक्शन को लेकर के ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अनसर्टेन प्रोडक्शन आउटपुट। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही होती है ना कि जब शुगर का हम प्रोडक्शन करते हैं तो गन्ना उगाया जाता है खेत में, गन्ने की कटिंग की जाती है, उसको फिर मिल्स में बेचा जाता है। मिल वाले जो होते हैं गन्ने को क्रश करके उसका जूस निकालते हैं और उससे फिर वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, शुगर क्रिस्टल्स बनते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे जो फूड्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा कॉटन, ऑयल सीड्स, उनके साथ कम्पीट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या चल रही है मार्केट के अंदर। इसी कारण इसके प्राइस में ना फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं और उसी कारण से इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट तो खैर नहीं करते लेकिन एक्सपोर्ट, अच्छा ऐसा नहीं होता कि हम लोग इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है तो ये इंपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करेगा। नहीं, इंडिया इंपोर्ट भी करता है लेकिन वो दूसरी क्वालिटी करता है क्योंकि शुगर की भी क्वालिटीज़ होती है ना, कौन सा टाइप का गन्ना आ रहा है, तो उसके हिसाब से इंडिया को अगर कभी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना तो हम दूसरी क्वालिटी को कभी कभी इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंडिया में जो यील्ड पर हेक्टेयर है ना, यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन, बेनिफिट, प्रॉफिट, तो पर हेक्टेयर जितना निकलता है ना वो बहुत कम होता है।
इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज़। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जावा की ही अगर बात कर लेते हैं, जावा आइलैंड्स की, तो वहाँ पर 90 टन्स के आसपास होता है। इंडिया में 64.5 टन्स है। और अगर हम लोग हवाई आइलैंड की बात करें जो कि यूएसए का पार्ट है, वहाँ पर 121 टन्स तक है। तो कि इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है हवाई का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। क्रशिंग सीज़न बहुत कम होता है एंड नॉर्मली 4 से 7 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। सीजनल इंडस्ट्री होती है, तो ये ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री फुल ईयर रन करती है। लो शुगर रिकवरी रेट, शुगर केन जो गन्ना होता है ना, उस एक गन्ने में से कितनी शुगर निकाली जा सकती है, वो इंडिया में रेट काफ़ी कम है। फिर प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लगता है खेत में ग्रो करने के लिए। फिर पानी बहुत कंज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसमें पेस्ट वगैरह ना लग जाए, इनकी कटिंग वगैरह करना, इसका ट्रांसपोर्ट करना। तो अभी राइट ना हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर इवन जब मिल्स में भी जाता है ना, वहाँ पर कैसी मशीनों का इस्तेमाल किया। अगर आप देखोगे, आप कभी भी शुगर की जो फैक्ट्रीज मिल्स होती हैं उनके आसपास से गुजरोगे ना, वहाँ आपको बहुत ही मतलब कैसे कहें, लाइक पंजेंट से स्मेल आती है एक। यू कैन नॉट स्टे इन दैट एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पर जो लोग लगातार रह रहे होते हैं, दे बिकम यूज्ड टू इट। द स्मेल इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी, बट इट्स वेरी पंजेंट, यू कैन नॉट टॉलरेट इट ईजिली। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं कि उसकी स्मेल होती है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर हमारे जो मिल्स वगैरह होते हैं उनका साइज़ कैपेसिटी वगैरह भी बहुत कम होता है। तो दिस वॉज अबाउट शुगर प्रोडक्शन। थोड़ा बहुत हमको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया बिकम्स इंडियाज़ टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। GS2 का हमारा टॉपिक है। IR में इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सिंस ये ऑयल स्पेसिफिक है तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेड का ही आइडिया रखेंगे और ऑयल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्रूड ऑयल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल तो समझ रहे होंगे ना आप लोग, जो ज़मीन से जो निकाला जाता है ना तेल, एकदम उसमें वो प्रॉपर यूजेबल नहीं होता, उसका फर्दर फिल्ट्रेशन किया जाता है, उससे फिर पेट्रोलियम अलग निकाला जाएगा, उससे डीजल अलग निकलेगा, केरोसिन अलग निकलेगा, और भी बहुत सारी जो कुछ ये जो वैसलीन वगैरह भी होती है ना, जो इवन वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है, तो उनके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं। तो क्रूड ऑयल बेसिकली जो ओवरऑल हम लोग ग्रॉस जो चीज़ निकाल रहे होते हैं। अब इसका प्राइस वगैरह कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके रीज़न क्या है, हाई प्राइसेस के इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका इंडिया के ऊपर, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये टॉपिक ना एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमिक टर्म्स में भी यूजेबल होता है। तो जब हम ऑयल के प्राइस के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली उसके जो बैरल होता है ना बेंचमार्क क्रूड का, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि WTI है, ये क्वेश्चन 2019 में नहीं 2020 में आया था ये, WTI और ब्रेंट को लेकर के। तो दुबई क्रूड होता है, ओपेक रेफरेंस बास्केट होता है, तापिस क्रूड होता है, बॉनी लाइट होता है, उरल ऑयल होता है, इस्थमस होता है, वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट। अच्छा, ये टॉपिक 2020 से पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है प्रीलिम्स में, PYQ में। आई थिंक आई शुड हैव मेंशन्ड द क्वेश्चन हियर। तो क्रूड ऑयल बेसिकली होता है वही फॉसिल फ्यूल होता है जो नेचुरली अकर करता है। ये अनरिफाइंड पेट्रोलियम होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट्स और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा क्रूड ऑयल्स होते हैं इंटरनेशनली, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट क्रूड वाला। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो होता है, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। इसका जो पेट्रोल होता है वो मैक्सिमम हम लोग रिफाइन कर सकते हैं। इतना ही जानना आपको काफ़ी। इसमें दूसरी चीज़, इसमें जो सल्फ़र की प्रेजेंस होती है ना वो 0.24% होती है, और इसके कारण इसको हम लोग स्वीट क्रूड भी बोलते हैं। ब्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रेंट में जो नॉर्दर्न सी एरिया ना, जनरली जो हमारा यूरोपियन एरिया होता है, वहाँ के 15 डिफरेंट ऑयल फील्ड्स का मिक्सचर बन जाता है, और ये लाइट होता है। इसको भी स्वीट क्रूड ऑयल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ सल्फर होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इन दोनों के बारे में हमको इतने पॉइंट्स जानना ही काफ़ी है। ब्रेंट और WTI के बारे में 2 बार एक टॉपिक आ चुका है एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा डिटेल में और जाओगे तो वो फिर किसी को भी नहीं पता होगा। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस होते हैं, जैसे इंडिया ने ख़रीदा, अभी ये तो हमको पता चल गया कि इंडिया वैसे तो मतलब रशिया से पहले 0.2% के आसपास तक परचेज़ करता था, बट सडनली देखने को मिला कि इंडिया ने जितना परचेज़ किया ना वो 22% तक चला गया था। तो दिस बिकेम लाइक ऑलमोस्ट 100% ऑफ इट। 0.2% से अगर आप 22% तक चले जाओगे, दैट मीन्स इसका 100% टाइम आपने ज़्यादा किया है। क्यों किया है? सबको पता है कि रशिया को यूक्रेन का जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी, ऐसा नहीं है यूरोप ने बिल्कुल तेल लेना बंद कर दिया था, बट सब ने अपनी लिमिट्स लगा दी थी, और USA तो लेगा ही नहीं उनसे फिर ऑयल। तो इस टाइम पर उन्होंने क्या किया, इंडिया को ऑफर किया कि हम आपको बहुत चीप प्राइस में क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे, आप हमसे तेल खरीद लो। और इसके ऊपर डिबेट भी हुआ था। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट भी दिया था। तो कारण क्या होता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रीज़ आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो यूरोप की ऐसी 1-2 छोटी छोटी कंट्रीज़, कुछ आइलैंड नेशंस भी, जो लोग क्रूड ऑयल को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है।
फिर सप्लाई की अगर बात करते हैं, अब डिमांड तो मतलब खरीदना कौन चाह रहा है, और सप्लाई ईरान का भी प्रोडक्शन अलाउ कर दिया जाता है ईरान की साइड से, ईरान पे सैंक्शन लग रहे तो वहाँ से प्रोडक्शन नहीं आ पाता। इन्वेंट्रीज होती हैं एंड कितनी कितनी डिमांड सप्लाई के कारण इन्वेंट्रीज क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्यूचर सप्लाईज उसके कारण रिस्क पे चले जाते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं, ईरान का फैक्टर अगेन, जियोपॉलिटिकल तो बहुत चलता रहता है। ऑयल की प्राइसिंग में जनरली जो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है ना, ये कार्टेल की तरह इस्तेमाल करता है, इसका काम होता है प्राइस वगैरह फिक्स करना। तो ओपेक को लीड करता है सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये जितना भी वर्ल्ड में ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा था ना, उसमें से 10% तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से ही आता है, इसलिए। बट ओपेक में 13 मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, ये आपको याद करना होगा ओपेक वाला ये इतना पैराग्राफ, यू नीड टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। ईरान, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, वेनेजुला, ये सब ओपेक का पार्ट होते हैं। तो अगर ऑयल प्रोडक्शन को वो अपना इंक्रीज़ कर देंगे तो उसके कारण से वो ऑयल के प्राइस को भी डाउन लेके आ सकते हैं एंड वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी ऑयल की प्राइसिंग डिपेंड करती है इनकी एक्सपोर्टर्स के ऊपर, है ना, किस तरह की पार्टनरशिप चल रही है उनके कारण। अगर ऑयल की प्रोडक्शन को कट कर देंगे फिर कंप्लीट शट डाउन कर देंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है ना। अच्छा, ये जो आई थिंक ब्रेंट वाला था ना, ब्रेंट या फिर WTI में कोविड के टाइम पर ना ये बिल्कुल नेगेटिव में चला गया था, इसकी प्राइसिंग नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि कंपनी जो थी ना ऑयल को प्रोड्यूस करने वाली, वो बोल रही थी कि आप हमसे मान लो इतना लीटर टन ऑयल लेके चले जाओ, इतना लीटर ले जाओ ऑयल, और हमसे पैसे भी ले जाओ। उसको बोलते हैं प्राइस नेगेटिव में चले जाना, कि आप हमसे तेल खरीदोगे, हम आपको पैसे लेंगे नहीं आपसे, हमारे पास तेल इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे पास को स्टोर करने की प्लेस नहीं है, और अगर हम इसका प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो प्रोडक्शन को बंद करने का जो खर्चा है, क्योंकि पूरी की पूरी जो यूनिट लगती है ना, वो सेटअप लगता है इसका पूरा, उसको बंद करना फिर को रीस्टार्ट करना, वो हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप एक काम करो, हमारे पास स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है, आप हमसे ऑयल भी ले जाओ और इस बदले हम आपको पैसा भी दे देंगे। इसलिए टॉपिक न्यूज़ में बहुत चला था उस टाइम पे, कि पहली बार ऐसा होता है कि नेगेटिव में चला गया था। इनके ना प्राइस वगैरह मंथली के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं क्रूड को, उसमें हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको रीस्टार्ट करना बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड लॉन्ग टर्म पे उसके मार्केट के शेयर के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो रिसेंटली ओपेक ने रशिया के साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो उसको बोला गया था ओपेक प्लस, ताकि ग्लोबल प्राइसेस वगैरह को फिक्स किया जाए। 2016 में ओपेक और उनके अलाइड जो बाकी दूसरे नॉन ओपेक जो टॉप कंट्रीज़ वगैरह थे ना, इन्होंने और भी पावरफुल एंटिटीज़ को बनाया था, उसमें ओपेक प्लस का नाम दिया था इन्होंने। अब हम ज़रा ये देखते हैं कि हाई प्राइस के रीज़न क्या होते हैं। तेल की वैल्यू तो बार बार बढ़ जाती है। इफ़ यू लुक इन इंडिया, हमारे यहाँ पर कंप्लेंट्स रहती है पेट्रोल को लेकर, डीजल के प्राइस को लेकर के। अब गवर्नमेंट उस पर टैक्स तो लगाती है, देखो पेट्रोलियम के ऊपर ना GST नहीं लगता, गवर्नमेंट अपनी चॉइस से उसको ऊपर नीचे कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू आता है उससे। बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ये भी चेक करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। एक तो प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो, है ना, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती है ना, वो अपनी सप्लाई को ही कम कर देती हैं या फिर वो चेंज कर देती हैं, तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट जाएगा। 2020 में उन्होंने ऐसा ही किया था, अपनी सप्लाई को कट कर दिया था कोविड-19 के कारण, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लग गए थे। फिर सप्लाई साइड के इश्यूज़ भी होते हैं। एक होता है कि आपने प्रोडक्शन कम कर दिया, सप्लाई साइड के इश्यूज़ होते हैं US को लेकर के खासकर, जैसे हरिकेन इदा आया था ना, तो उसके कारण बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हो गए थे एंड रशिया के कारण जो नेचुरल गैस की सप्लाई थी उसमें से प्रोडक्शन कम हो रहा था रशिया के थ्रू। अभी भी देखोगे आप तो जो नॉर्ड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट था ना जर्मनी के साथ रशिया का, उसको उन्होंने बंद कर दिया था, तो गैस की सप्लाई को बंद कर दिया। ये सब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। इंडिया पर इसका इम्पैक्ट जाता है हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट में। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो ये दो टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक जब ये वाला आएगा ना, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। डेफिसिट मतलब कमी हो गई है। तो करंट अकाउंट के अंदर जनरली इंडिया ट्रांजेक्शन के ऊपर बात कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड में। अब हमारे पास अगर हमको एक कंट्री से प्रोडक्शन कम आएगा या वो तेल महंगा देंगे तो हम दूसरे के पास जाएंगे, उसमें क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। तो इंडिया को जो दूसरी कंट्रीज़ के पास जाना पड़ता है तो कभी कभी ट्रांसपोर्ट भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो हमारा इंपोर्ट का जो बिल होता है, जितना हम पैसा दे करके खरीदेंगे, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट चला जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है कंट्री के अंदर, प्राइसेस राइज करने लग जाता है। अब इन्फ्लेशन हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। इंडिया की जो फिजिकल हेल्थ होती है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह कम करने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को लगेगा यार 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोलियम हो गया, लोग शोर मचाएंगे, हम इसमें टैक्स कम कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम जाएगा, तो फिजिकल बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। रेवेन्यू के कारण गवर्नमेंट की जो बाकी फिजिकल कमिटमेंट्स होती है, बाकी जगह गवर्नमेंट को अपना बजट में पैसा इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ नहीं स्पेंड कर पाते। इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इंडिया जनरली जो ग्लोबल प्राइस के कारण जो भी चेंजेस होते हैं उसमें हमेशा डिसएडवांटेज भी रहता है। तो हमारी इंडिया उस पर्टिकुलर चीज़ से इकोनॉमिक रिकवरी कर ही नहीं पा रही है।
इंडिया ने और बाकी जो ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस थे ना, उन्होंने कहा था ओपेक प्लस को ऑयल की सप्लाई को फास्ट करने की ज़रूरत है। इस कारण से उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी है ना, वो कन्वर्ट हो सकती है, वो बेहतर ट्रांजिशन हो सकता है उसका। देन फिर इसके अलावा जो नेचुरल गैस प्राइस वगैरह भी होते हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। CNG वगैरह हो गया, PNG वगैरह हो गया, जिनको कुकिंग फ्यूल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो क्रूड ऑयल के बारे में आपको छोटा मोटा पता होना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो IR में बन सकता है, ऑयल के प्रोडक्शन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देन जस्ट हैव लिटिल आइडिया अबाउट दिस, इवन क्योंकि इसके नोट्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही रखा कि मोस्टली आपको मंथली मैगजीन्स में मिल जाते हैं, बट इम्पैक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा आइडिया वर्बली आपको होना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर वर्बली कि अगर वर्ल्ड वाइड तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं।